कभी सोचा है कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं, तो सबसे आखिर में क्या बचेगा? ये एक ऐसा सवाल था जो हजारों साल पहले एक अंदाजे के तौर पर शुरू हुआ था और आज मॉडर्न साइंस की बुनियाद बन चुका है। तो चलिए मैटर के उस सबसे छोटे हिस्से यानी एटम की खोज के जबरदस्त सफर पर चलते हैं। ये दुनिया आखिर बनी किस चीज से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितनी सदियों से इंसानों को उलझाए रखा है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, ये पत्थर, अरे हम खुद भी, आखिर इन सब की सबसे बुनियादी चीज क्या है? अब इस सवाल का जवाब ना वो एक अनुमान से शुरू हुआ था, और वो भी कोई कल परसों की बात नहीं है, पूरे 2500 साल पहले की बात है। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कोई लैब नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सोचने की ताकत थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक बहुत ही छोटा पर बहुत ही गहरा प्राचीन विचार। और मजे की बात देखिए, लगभग एक ही टाइम पर दुनिया के दो अलग अलग कोनों में बिल्कुल एक जैसा आइडिया पनप रहा था। एक तरफ भारत में थे महर्षि कणाद। उन्होंने कहा कि अगर हम पदार्थ को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा कण मिलेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। नाम दिया परमाणु। और उधर ग्रीस में डेमोक्रेटस भी ठीक यही बात कह रहे थे। उन्होंने उस कण को नाम दिया एटम, जिसका मतलब भी सेम ही था, अविभाज्य। उस वक्त ये सिर्फ एक सोच थी, पर क्या जबरदस्त सोच थी। अब चलिए कहानी में करीब 2000 साल आगे चलते हैं, एक लंबा जंप, और हम आ गए हैं 18वीं सदी में। अब मामला सिर्फ सोचने का नहीं था, अब साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट्स करके असली सुराग ढूंढ रहे थे। तो पहला बड़ा सुराग ये मिला एंटोनी लेवोजियर को। उन्होंने कमाल की बात साबित की कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें कोई चीज बनती नहीं है, ना ही कोई चीज खत्म होती है। मतलब रिएक्शन से पहले जितना वजन था, रिएक्शन के बाद भी ठीक उतना ही रहेगा। इसे एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। सोचिए, एक बंद शीशी में हमने दो अलग अलग केमिकल रखे और उसका वजन कर लिया। फिर हमने शीशी को हिलाकर उन दोनों को मिला दिया। अंदर रिएक्शन हो गया। अब जब हम उस शीशी को दोबारा तोलेंगे तो वजन बिल्कुल वही का वही, जरा भी नहीं बदला। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। अच्छा, एक सुराग तो मिल गया। अब दूसरा बड़ा सुराग खोजा जोसेफ प्राउस्ट ने। उन्होंने देखा कि कोई भी कंपाउंड, मतलब यौगिक जैसे कि पानी, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेसिपी से ही बनता है। मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनके वजन का अनुपात वो हमेशा हमेशा एक जैसा ही रहेगा। जैसे पानी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब पानी चाहे नदी का हो, बारिश का हो, या फिर किसी लैब में बनाया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही मिलेगा। इससे एक बात साफ हो गई कि ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, ये ऐसे ही नहीं बन जाते। इनके पीछे एक पक्का नियम काम करता है। तो अब हमारे पास दो बड़े क्लूज थे। पहला, मास कंजर्व्ड रहता है। दूसरा, कंपाउंड्स में फिक्स्ड रेशियो होता है। लेकिन इन दोनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन था? ये पहेली सुलझाई एक जीनियस ने, जॉन डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या किया? उन्होंने 2000 साल पुराने उस एटम वाले आइडिया को उठाया और उसे एक नई जान दे दी। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये साइंस है। उनका तर्क बहुत सीधा था कि ये जो दो नियम हमने देखे हैं, मास कंजर्वेशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इनका तो बस एक ही मतलब निकल सकता है, और वो ये कि हर चीज असल में बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कुछ बड़ी जरूरी बातें रखीं। पहली, हर चीज एटम से बनी है। दूसरी, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरी, एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, मतलब सारे हाइड्रोजन एटम एक जैसे, सारे ऑक्सीजन एटम एक जैसे। चौथी, अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपाउंड्स तब बनते हैं जब ये एटम्स एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं। और यहीं पर डाल्टन का जीनियस काम आया। उनकी थ्योरी का वो पॉइंट कि एटम को न बनाया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है, ये पहले सुराग यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एकदम परफेक्टली समझाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में एटम इधर से उधर तो होते हैं, पर खत्म नहीं होते। इसीलिए तो टोटल वजन सेम रहता है। और दूसरा सुराग, उनकी थ्योरी का वो पॉइंट कि कंपाउंड में एटम हमेशा एक फिक्स्ड नंबर में जुड़ते हैं, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझाता है।
मतलब अगर पानी हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से ही बनेगा, तो जाहिर है उनके वजन का रेशियो भी तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना। देखा, डाल्टन ने पजल के सारे पीस जोड़ दिए थे। डाल्टन की थ्योरी के बाद एटम अब कोई कहानी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट बन चुका था। तो अब नए सवाल खड़े हुए कि भाई ये एटम है कैसा, दिखता कैसा है, कितना छोटा है और इसके लिए हम कोई सिंबल कैसे बनाएं। तो पहला सवाल, एक एटम आखिर होता कितना छोटा है? एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस वो होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। अब ये कितना छोटा है इसको ऐसे समझिए, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा लीजिए और फिर उसका भी 10वां हिस्सा करिए, उतना छोटा। मतलब इतना छोटा कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। अब इसकी तुलना एक सेब से करते हैं। एक सेब का रेडियस होता है करीब 10⁻⁻1 मीटर। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक सेब एक हाइड्रोजन एटम से 1 अरब गुना बड़ा है। 1 अरब गुना। अब समझ आया कि हम इन्हें क्यों नहीं देख सकते। अब इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करने के लिए कोई कोड लैंग्वेज तो चाहिए थी। तो पहले डाल्टन ने ड्राइंग बनाने की कोशिश की, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। फिर आए बर्जेलियस, उन्होंने एक सिंपल आइडिया दिया, क्यों ना एलिमेंट के नाम का पहला या पहले 2 अक्षर यूज करें, जैसे हाइड्रोजन के लिए H। ये आइडिया इतना अच्छा था कि आज भी हम यही सिस्टम यूज करते हैं, जिसे IUPAC ने ऑफिशियल बना दिया है। अब एक और प्रॉब्लम थी, एक अकेले एटम का वजन कैसे करें? ये तो लगभग नामुमकिन था। तो साइंटिस्ट्स ने एक बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला, रिलेटिव एटॉमिक मास। चलिए इसे एक फल वाले के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फल वाले के पास बाट नहीं है, तो वो क्या करता है, एक बड़े से तरबूज को 12 यूनिट का मान लेता है। अब वो उस तरबूज के 12वें हिस्से को, मतलब एक फाक को 1 यूनिट का बाट बना लेता है और फिर बाकी सारे फल उसी एक फाक से तोलता है। बस केमिस्ट्री में भी यही किया गया। कार्बन 12 एटम को वो तरबूज माना गया और उसके 12वें हिस्से को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा गया और बाकी सारे एलिमेंट्स को इसी के मुकाबले तोला जाता है। तो ठीक है, अब हमें एटम का सिंबल पता है, उसका रिलेटिव वजन पता है। अब हम एक कदम और आगे जा सकते हैं और सीख सकते हैं मैटर की लैंग्वेज, मतलब वो भाषा जिससे हम किसी भी चीज का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये तो हमें पता है कि एटम अकेले रहना पसंद नहीं करते, वो आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। पर सवाल ये है कि वो ये डिसाइड कैसे करते हैं कि किससे जुड़ना है और कितने एटम्स के साथ जुड़ना है। इसका जवाब है एक खास पावर में, जिसे कहते हैं वैलेंसी या संयोजकता। सिंपल भाषा में कहें तो ये किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर है, मतलब जुड़ने की ताकत। इसे एक मजेदार ऑक्टोपस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऑक्टोपस के होते हैं 8 हाथ और एक इंसान के होते हैं 2 हाथ। अब अगर एक ऑक्टोपस को कुछ इंसानों को पकड़ना है ताकि सबके हाथ बिजी हो जाएं, तो वो अपने 8 हाथों से 4 इंसानों को पकड़ सकता है ना? बस इसी तरह हर एलिमेंट की भी एक फिक्स्ड पकड़ने की शक्ति होती है और वो ही उसकी वैलेंसी है। और इसी वैलेंसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। बहुत आसान है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड को देखिए, पहले हम दोनों के सिंबल लिखते हैं, Mg और Cl। फिर उनकी वैलेंसी को बस क्रिस क्रॉस कर देते हैं। Mg की वैलेंसी 2 चली जाएगी Cl के पास और Cl की वैलेंसी 1 आ जाएगी Mg के पास। तो फॉर्मूला क्या बना? MgCl2, है ना सिंपल। और देखिए, एक छोटे से दार्शनिक सवाल से शुरू हुई ये कहानी आज हमें उस कोड तक ले आई है जिससे हम इस पूरे यूनिवर्स की भाषा को, इसके केमिकल कोड को समझ सकते हैं।